नमस्कार, मुकेश जैमन जी, एडवोकेट। परिचय के मोहताज नहीं है। हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि अगले सवाल केंद्रीय विद्यालय को लेकर, जो राजगढ़ को 2021 में सौगात दी गई थी, लेकिन उसको वापस छीन कर रैणी उपखंड में ले गए। संघर्ष समिति का गठन हुआ राजगढ़ आवाज मंच नाम से। अखबार में सुर्खियां बटोरी, ज्ञापन दिए, बैठकें हुई। राजगढ़ आवाज मंच का नेतृत्व किया, उसका गठन किया एडवोकेट मुकेश जैमन ने। इनके ऊपर भी आरोप लगे राजगढ़ के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि मुकेश जैमन को नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, इसलिए वो आगे आ रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि राजगढ़ की जनता के लिए अगर कोई आगे आके केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में वापस लाने में अगर कोई मुहिम का हिस्सा बन रहा है, तो उनको तो फायदा ही है। अगर वो आगे की चीजें हैं, चुनाव लड़े ना लड़े। तो आज हमारे साथ मुकेश जैमन जी हैं, इन्हीं से सवाल करेंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज प्राइम चैनल में। कैसे आपको पता लगा कि राजगढ़ से न होकर अब ये केंद्रीय विद्यालय रैणी में जा रहा है? पहली बार आपको कब पता लगा, और पता लगते ही आपके क्या रिएक्शंस थे? देखिए, 29 अक्टूबर के सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, तो 29 अक्टूबर को अखबार में मैंने एक सूचना पढ़ी, एक खबर पढ़ी कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की जगह अब ग्राम दलालपुरा तहसील रैणी में खुलेगा जी। जैसे ही मैंने खबर पढ़ी, मुझे झटका लगा, क्योंकि हम लोग पूरे राजगढ़ वासी सन 2021 से जब ये केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत हुआ जी, तब से हम लोग पलक पावने बिछाकर इंतजार कर रहे थे। अब मैं वही कह रहा था कि भाजपा नेताओं ने भी बहुत श्रेय लिया इसमें कि हमने राजगढ़ को सौगात दी है, मिठाइयां बांटी। नहीं, इसमें कोई दोहराया नहीं कि सांसद बालकनाथ जी के समय ये केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत हुआ है जी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बालकनाथ जी के प्रयासों से ही ये राजगढ़ के लिए। लेकिन अब तो जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव जी ने राजगढ़ को सौगात दी थी, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, स्वीकृति बालकनाथ जी के समय हुई थी और भूपेंद्र जी यादव के समय ये कार्रवाई आगे बढ़ी है जी। और अब इसको जो पिछले 3-4 साल से कार्य रुका हुआ था, वैसे केंद्रीय विद्यालय की मैं आपको जानकारी दे दूं और आपको भी पता होगा कि टेम्परेरी क्लासेस प्यारेलाल स्कूल में जी जी चल भी रही हैं जी। तो केंद्रीय विद्यालय तो देखा जाए तो शुरू उपखंड राजगढ़ में हो चुका है। हाँ, वो क्लासें अगर शुरू हो गई है तो वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन भी राजगढ़ से ही शुरू हो गया। आप उपखंड राजगढ़ में शुरू हो चुका है और केवल अब विद्यालय का जो भवन बनना है, परिसर बनना है, स्टाफ के क्वार्टर्स बनने हैं, उसके लिए उपयुक्त भूमि का चयन करके विधिवत रूप से विद्यालय को संचालित करना बाकी है जी। तो अब भूपेंद्र जी यादव ने इसमें पहल की है। अब आगे अपन चलेंगे, उससे पहले अभी शुरुआत में अपन है। आपने संघर्ष समिति का राजगढ़ आवाज मंच नाम दिया। संघर्ष समिति को लगातार 2 दिन तक आपने बैठकें की अलग अलग स्थान पर राजगढ़ में। उस बैठक में मैंने देखा, जब मेरे पास फोटोज आई सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कई टीवी चैनल्स पे, मैंने देखा खूब सुर्खियां बटोरी आपकी बैठक ने, आपके राजगढ़ आवाज मंच ने, पत्रकारों ने आपको अच्छा साथ दिया राजगढ़ से। उसमें मैंने देखा कि मंडल अध्यक्ष भाजपा के, जो मौजूदा मंडल अध्यक्ष राजगढ़, प्रकाश दीक्षित जी भी मौजूद रहे। तो जहां तक मैं समझता हूं, प्रकाश दीक्षित जी, भूपेंद्र यादव जी हो गए, बनाराम जी हो गए, भाजपा का कोई भी नेता आता है तो अग्रणी पंक्ति में वो खड़े होते हैं। तो क्या आपने मंडल अध्यक्ष साहब से ये नहीं कही कि आप खुद भी राजगढ़ के ही हैं, और फिर राजगढ़ को अगर ये 2021 में सौगात मिली थी, उसके बावजूद ये रैणी में कैसे चलेगी? आप उनका क्या रिएक्शन था इस पर, अगर आपकी बात उनसे हुई हो इस बारे में? तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरी इस समय संबंध में उनसे वार्ता नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजगढ़ के विकास का विषय है जी। और राजगढ़ में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता और सदस्य होने के साथ साथ ही वो राजगढ़ का वासी भी है जी। तो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो राजगढ़ के विकास के संबंध में कोई भी बात आती है तो उसमें वो सम्मिलित हो। जैसे ही मैंने खबर पढ़ी, फेसबुक पे मैंने उसको पोस्ट किया, कुछ लोगों के कमेंट आए। मैं बाजार में निकला, कुछ लोगों के सजेशन थे कि भाई हमको एक इस तरह की एक टीम गठित करनी चाहिए। ये एक कटु सत्य है कि पिछले कुछ समय से राजगढ़ में ऐसे लोगों का बोलबाला ज्यादा हो गया है जो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं, साफा और माला पहनाने में व्यस्त ज्यादा रहते हैं, राजगढ़ के विकास की बात गौण कर देते हैं। सही बात। ये एक कटु सत्य है।
इससे परेशान होकर राजगढ़ के कुछ जागरूक नागरिकों ने इस बात की मंशा जाहिर की कि हमें इस तरह की एक टीम गठित करनी चाहिए। टीम गठित हो गई, लगातार 2 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहा। बैठकों के बाद आपने शायद ज्ञापन दिया था एसडीएम को। जी, एसडीएम की तरफ से ऑन स्पॉट वहां क्या आश्वासन मिला आपको? राजगढ़ एसडीएम सीमा मीणा जी हैं। जी, हमने पहला जो ज्ञापन दिया था वो ज्ञापन दिया था कि दलालपुरा में, जैसा कि हमारी जानकारी में आया कि दलालपुरा में भूमि आवंटन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अभी आवंटित हुई नहीं है, कार्रवाई जारी है। अभी शुरू हुआ है कार्रवाई। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी राजगढ़ को ज्ञापन दिया कि फिलहाल तात्कालिक रूप से उस आवंटन की कार्रवाई को रोका जाए जी। और राजगढ़ में ही उपयुक्त भूमि तलाश कर उस वहीं पे ये केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ का अधिकार है, हक है, राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ है, यहीं खोला जाए। राजगढ़ से रैनी ले जाए गए तो नेताओं के रिएक्शंस आए। मैंने भी कईयों से बात करी, उनके रिएक्शन जांचे भाजपा नेताओं। उन्होंने कहा था राजगढ़ में जगह नहीं है। क्या सच में जगह नहीं है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि राजगढ़ में जगह नहीं हो सकती। अलवर जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपखंड रहा है राजगढ़। नहीं, मैंने भी एक देखा था, पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों से बात करी थी, राजस्व विभाग के भी कुछ अधिकारियों से बात करी थी, मैं नाम नहीं लूंगा। आप स्वाभाविक सी चीज आप समझते हो, जब भाजपा की सरकार में केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को स्वीकृत होकर रैनी में गई है और फिर अगर मैं अधिकारियों का नाम लूंगा तो दिक्कत होगी, स्वाभाविक सी बात है उनको। लेकिन मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बोला था ऐसा कोई इशू नहीं है, राजगढ़ में अगर खोलना चाहे तो जमीन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ खोल सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा भी यही कहना है कि जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो राजगढ़ में उपयुक्त जमीन मिलेगी जहां ये केंद्रीय विद्यालय खोला जा सकेगा। कुछ समस्याएं, राजगढ़ चूंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है तो इस वजह से कुछ वन भूमि को लेकर समस्याएं हैं, कुछ मास्टर प्लान को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीनें उपलब्ध नहीं हो सकती। इस बीच में एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज केंद्रीय विद्यालय के लिए जहां 8 बीघा जमीन चाहिए तो हम ये मान भी लें एक पल को कि भाई भूमि उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन राजगढ़ आईटीआई जो माचियाड़ाई में बनी हुई है वो राजगढ़ के नाम से स्वीकृत है। आज भी दस्तावेजों में वो राजगढ़ आईटीआई के नाम से संचालित है। लेकिन वो क्या एक राजगढ़ आईटीआई, राजगढ़ में आईटीआई खोलने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं हुई थी जो उसे माचाड़ी ले जाया गया जी। तो इसी प्रकार उसी की रूपरेखा को फॉलो करते हुए आईटीआई, जैसे आप बता रहे हैं कि राजगढ़ के नाम स्वीकृत है, अभी भी राजगढ़ डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर राजगढ़ से ही चल रही है, उसी का पोर्टफोलियो फॉलो करके इसको रैनी ले जाएगा केंद्रीय विद्यालय को। क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा वापस? देखिए, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि हमारे राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है और ये हमारे राजगढ़ का अधिकार है, हक है, हम इसको लेकर रहेंगे और हमें ये चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाए। एडवोकेट साहब, कौन सी पार्टी को आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, सदस्य भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है जी। और निरंतर रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय हैं। बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं विजय समरथलाल जी, उनका कोई रिएक्शन केंद्रीय विद्यालय के मामले में नहीं आना एक दिल में चुभ रहा है मेरे कि उनका क्यों नहीं रिएक्शन आया? देखिए, निश्चित रूप से क्या आपकी बात हुई थी? जो राजगढ़ में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं या करते आए हैं, चाहे विजय समरथलाल जी हों और उनके पिताजी ने 40 साल यहाँ राजनीति की है जी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और प्रयास करके इस केंद्रीय विद्यालय को हर हाल में राजगढ़ में खुलवाना चाहिए। क्या आपकी बात हुई थी विजय जी से डायरेक्ट? विजय जी से मेरी वार्तालाप तो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात की जाए और सभी नेताओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक आरोप आप पर यह भी है, मैं कस्बे में गया था एक दिन, मेरे को याद है, कुछ ऐसे प्रभावी लोग थे, राजनीति में सक्रिय लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के, आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने आप को वो बताते हैं। उन्होंने कहा था जयमन इसलिए इस कार्य में आगे आ रहा है कि उसको भाजपा से टिकट चाहिए। अगर वो इस चीज का विरोध करेगा 10 आदमियों को लेकर तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बुलाएगी, उनको बैठाएगी, उनको पुचकार के बैठा देगी और बोल देगी कि टिकट दे देंगे। वो उनको यही चाहिए, टिकट के लिए वो इतना उपद्रव करते घूम रहे। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में?
देखिए, जब कोई भी व्यक्ति विकास के लिए जब खड़ा होता है तो कुछ लोग उसको गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें पर्सनल मुकेश जैमन के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, या मुकेश जैमन को कोई फायदा नहीं है। और ये मुकेश जैमन का निजी विषय भी नहीं है, ये पूरे राजगढ़ के विकास का विषय है। ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। सन 2011 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने राजगढ़ को जिला बनाने के लिए भी ज्ञापन दिया था। जी। और निश्चित रूप से मैं तो राजगढ़ के विकास के लिए हमेशा से सक्रिय रहा हूँ। अपने पिताजी के जीवन काल से, पिताजी भी सामाजिक सेवा में सक्रिय रहे, तो मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। और ऐसा कोई मंशा ऐसा नहीं है। टिकट देना तो पार्टी का तात्कालिक डिसीजन होता है, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, भाजपा आप ही की पार्टी, आपने बोला कि मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता जो कस्बे में जब भी नेता आते हैं तो प्रथम पंक्ति में मिलते हैं, जयकारों में लगा लें, किसी में भी लगा लें। एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं अभी चल रहा है, अपने जिस भी नेता को आदमी फॉलो करता है, लाइक करता है, उसका सुबह उठते ही स्टेटस लगाना। आपने भी देखा होगा, आपसे भी ये चीज परे नहीं होगी, कई बार आप भी देखते होंगे, आपके फोन में नंबर सेव होंगे, व्हाट्सएप पे मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही मैं स्टेटस देखता हूँ। कई बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को करीबी बताने वाले, भूपेंद्र यादव जी के करीबी बताने वाले, बनाराम के करीबी बताने वाले, वो सुबह स्टेटस लगा देते हैं। क्या उनके ऊपर तमाचा नहीं था, या फिर या तो वो लोग चाहते नहीं थे कि राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय रहे, और अगर चाहते थे तो क्या वो करीबी इतनी भी नहीं मानी उनकी कि राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय ना खोलकर रैणी में ले जाया गया। दूसरी बात एडवोकेट साहब इसमें यह भी निकल कर आ रही है कि परिसीमन के बाद में राजगढ़ विधानसभा अलग हो जाएगा, रैणी अलग विधानसभा में चल जाएगा। तो जो भाजपा के नेता हैं, मौजूदा स्थिति में जो एक्टिव भाजपा नेता हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए वहां विकास ज्यादा करवा रहे हैं। देखिए, पहली बात आपने कार्यकर्ता से संबंधित जो की है कि वो अपने स्टेटस पर नेताओं की फोटो लगाते हैं, तो रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तो निश्चित रूप से जब करीबी लोग अपने नेता को सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं तो ऐसे नेताओं का पतन निश्चित रूप से हो जाता है। ये करीबी लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो सच्चाई से अवगत कराएं। रही बात परिसीमन की, तो इसके संबंध में अभी ना तो मुझे कोई जानकारी है कि परिसीमन होगा। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रैणी लक्ष्मणगढ़ एक विधानसभा हो जाएगी और राजगढ़ एक विधानसभा हो जाएगी, जिसमें टैला भी मर्ज कर दिया जाएगा। अभी जितने भी विकास हो रहे हैं, ट्यूबवेल लगा ले, सड़कों की मरम्मत लगा ले, नई सड़कें लगा ले, और फिर अब ये केंद्रीय विद्यालय का भी उसी उपखंड में चले जाना, लोग उसी से जोड़ रहे हैं कि नेता तैयारी रैणी से ही कर रहे हैं, राजगढ़ से उनको चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए ज्यादा विकास रैणी में हो रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय भी ले गए छीन के। इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजगढ़ में अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का विकास कार्य भी काफी अच्छे स्तर पर नहीं, अगर लोग ये भी कह रहे थे कि अगर स्टेशन रैणी में होता तो राजगढ़ के स्टेशन को कोई आके पूछता ही नहीं। ये सत्य है कि राजगढ़ जो है वो विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गया है, और उसमें राजगढ़ स्टेशन जो है उसने अभी संजीवनी का काम किया हुआ है निश्चित रूप से। कोई बात नहीं। एक भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, कई सालों से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, मौजूदा में सरकार भाजपा की है। एक सवाल आपसे केंद्रीय विद्यालय से हटकर एक ऐसे कार्यकर्ता पूछ लिया जाए, राजगढ़ में इस समय स्मैक का जोरों पर कारोबार चल रहा है, अवैध रूप से स्मैक सप्लाई की जा रही है, युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाया जा रहा है। स्मैक मैं देखता हूं, कई अभी मेरे को वीडियो दिखाई थी एक, उसमें सरेआम सराय बाजार हो गया, गोल चक्कर हो गया, या फिर ओढ़ पास कहीं भी स्मैक खुलेआम बिक रही है, खुलेआम लोग युवा उसका सेवन कर रहे हैं। तो आपकी कभी प्रशासनिक अधिकारियों से, एसएचओ से, या फिर एसपी से, डिप्टी से इस बारे में कोई बात हुई? मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, एक मुहिम छेड़ी हुई थी बाजार के लोगों ने कि स्मैक के खिलाफ आवाज उठाएं, स्मैक के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन धरातल पर अभी तक मैंने कोई रिएक्शन देखा नहीं उन लोगों का। क्या आपका कहना है कि जब राजगढ़ में पहले इस प्रकार के नशे अवेलेबल नहीं होते थे, ना राजगढ़ के युवा इस प्रकार के नशे में लिप्त थे, लेकिन अभी कुछ एक मुश्किल से 1-1.5 साल से स्मैक का कारोबार बहुत ग्राफ बढ़ा है राजगढ़ में, क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या राजगढ़ में नशे का ग्राफ लगातार निरंतर बढ़ता ही रहेगा या फिर इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है कि राजगढ़ में नशे की जड़ पैर पसार रही है,
और नशा एक कुछ लोगों के लिए एक बड़ा व्यापार बन गया है और वो लोग अपने ग्राहक तैयार करने के लिए नई नई उम्र के बच्चों को नशे की लत में डाल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। राजगढ़ के कुछ युवा साथी इसमें प्रयास भी किए हुए हैं कि इसको कैसे भी रोका जाए, और हमने भी जो हमारी टीम जो राजगढ़ आवाज मंच के नाम से गठित की है, आने वाले समय में हम लोग भी इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे ताकि राजगढ़ में नशाखोरी रोकी जाए। अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी संबंध में बात नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, वापस आते हैं केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पर। आपने गठन किया राजगढ़ आवाज मंच का, ज्ञापन दिए, बैठकें हुई, क्या किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के? नहीं, या मैं नाम ही ले देता हूँ, बनाराम जी का फोन आया? जी, बनाराम जी से बिल्कुल हमारी वार्ता हुई है और उन्होंने भी जो मजबूरी जो बताई वो जमीन नहीं मिलने की बताई, और हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं। कल भी हम उनसे मिले हैं। अब क्या आप जमीन ढूंढ रहे हैं? आपकी कम समिति जो गठित है वो जमीन ढूंढ रही है? बिल्कुल, हमारी समिति भी अपने स्तर पर हमने राजस्व विभाग से मदद मिल रही है इस काम में? हाँ, मिल रही है। बिल्कुल, हमने 2 जमीनों का प्रस्ताव भी उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, आपने ज्ञापन दिया, उस पर क्या अभी तक रेस्पॉन्स रहा है? रेस्पॉन्स के बारे में अभी लिखित रूप से तो हमारे पास कोई जानकारी कलेक्टर से मिले आप? कल हम गए थे, कलेक्टर महोदय से तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन हमने सिटी एडीएम महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया है जी, और 2 जमीनों का जो प्रस्ताव हमने उनके समक्ष पेश किया उसके संबंध में आगे कार्रवाई चल रही है। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि राजगढ़ में विकास तीव्र गति से हो, और मैं नोटिस कर रहा हूँ विगत 3-4 वर्षों से, आप ये मत कहना कि बीजेपी की सरकार आई है जब से, मैं उस चीज को उस चीज से नहीं जोड़ता, 3-4 साल से कई चीजें ऐसी है जिसमें राजगढ़ का नाम बदनाम भी हुआ है और विकास में एक हल्का सा ब्रेक लगा है। बजाय विगत वर्षों के धीरे धीरे विकास पे ब्रेक लगता जा रहा है। एक स्टेशन पे अनावरण की अगर अपन बात हटा दें तो कोई बड़ा विकास राजगढ़ को में देखने को नहीं मिला। बाकी चुनाव के समय सांसद जी भूपेंद्र यादव जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। क्या वादे खोखले थे आपकी पार्टी के नेताओं के? ये आने वाला समय तय करेगा। आने वाला समय एडवोकेट साहब कब तय करेगा? 2.5 साल तो चले गए सरकार को। राजगढ़ विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है, ये मैं बात मानता हूँ, और इसी के लिए हमने इस टीम का गठन किया है। क्या ये अगर राजगढ़ विकासों से भटक रहा है, भाजपा की सरकार है, भाजपा विकास में ब्रेक लगा दी राजगढ़ में, आपने इसलिए राजगढ़ आवाज मंच का गठन किया था, आप कार्यकर्ता हैं, अभी आपने ही बोला बीजेपी के कार्यकर्ता, क्या अब ये राजगढ़ आवाज मंच भाजपा के अगेंस्ट खड़ा हो? नहीं, ये हमारे किसी के विरोध में लड़ाई नहीं है, ये हम राजगढ़ के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने इस टीम का गठन किया है। और हमने जो ज्ञापन दिया उसमें भी उसकी भी भाषा यही थी कि हम सरकार को समानांतर रूप से सहयोग करने के लिए हम भूमि अपने स्तर पर तलाश कर रहे हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, और आगे भी हम विकास की लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के समानांतर खड़े होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। ये हैं हमारे साथ एडवोकेट मुकेश जैमन जी, राजगढ़ आवाज मंच के वरिष्ठ नेता, या फिर मैं कहूँ कि लीडर, जिन्होंने टीम का गठन किया, समिति का गठन किया, केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पे आगे आए। आरोप भी लगे, टिकट मिलने की लालच बताया गया कि इसलिए मुकेश जैमन जी आगे आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कहीं भी खुले, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जल्दी खुले। फिलहाल राजगढ़ प्यारेलाल स्कूल जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें केंद्रीय विद्यालय की क्लासें पहले से चल रही है। अगर केंद्रीय विद्यालय वापस राजगढ़ को मिलता है, और राजगढ़ में जैसा कि इन्होंने जमीन ढूंढने का कार्य शुरू कर दिया है, 2 जमीनों का प्रस्ताव भी ये दे चुके हैं, एडवोकेट मुकेश जैमन ने हमको बताया। अगर वापस केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ आता है तो निश्चित रूप से मुकेश जैमन की और इनकी राजगढ़ आवाज मंच संगठन का एक बड़ी जीत होगी। उसका फायदा इनको कहां तक मिलता है, या फिर ये फायदा नहीं चाहते तो फिर क्या होता है, देखते हैं। बाकी न्यूज प्राइम परिवार और सौरभ शर्मा, हम खुद भी यही चाहते हैं कि राजगढ़ को पंख लगे विकास के। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए न्यूज प्राइम के साथ। मैं सौरभ शर्मा, धन्यवाद।